हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी हिस्ट्री के स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, राधा कंटिन्यू करेंगे फॉर द ईयर 2023। सेक्शन ए पहले ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यहाँ आपके 5 क्वेश्चन है, वहां से आपको 3 करने होते हैं। The culmination of discontent against the British rule came with the Great Revolt of 1857. With reference to this, answer the following question. पहला क्या है? What was the doctrine of lapse? Name the queen who became a victim of this policy. तो आंसर मैंने लिख दिया यहां पे, देखिए. The doctrine meant that when a ruler of a dependent state died without a natural heir, अगर उनके कोई बच्चे नहीं है, the state passed back to the English company and the person dies. तो क्या होगा? उसका जो स्टेट है वो चला जाएगा इंग्लिश कंपनी को. Dalhousie claimed that heirs adopted without the consent of the company could inherit only the private property of the deceased ruler and not his territory. यानी कि अगर आपने कुछ अडॉप्ट भी किया है कोई बच्चे को और आपने इसका कंसेंट कंपनी से नहीं लिया है, मतलब कंपनी को पता नहीं है, तब भी आपका जो वो बच्चा है उसको सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी आपका मिलेगा, ठीक है, एंड नॉट द टेरिटरी. और नेम अ क्वीन हु बिकेम अ विक्टिम ऑफ दिस पॉलिसी, तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है. चलिए नंबर 2 देखते हैं. मेंशन एनी 3 इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट. बहुत सारे से, मैंने यहां पे 3 लिखा है. पहला तो ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट को बहुत बड़ा झटका लगा. देखिए, द ब्रिटिश रूलर डेलिबरेटली क्रिपल्ड इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट. हेवी ड्यूटीज ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड Indian industries. Export of cotton and silk goods from India practically ceased. एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा ड्यूटी लगा हुआ था सिल्क एंड कॉटन पे, तो एक धक्का लगा ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट को. दूसरा, इंडिया रिड्यूस टू एन एग्रीकल्चरल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिश को जो चाहिए था रॉ मटेरियल वो इंडिया में प्रोड्यूस करते थे वो लोग. पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, लेकिन यहां पे उन लोगों ने ये देखा कि ये लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में फंसे रहे, ठीक है. एनेक्सेशन ऑफ रेंट फ्री लैंड्स एंड स्टेट. ये भी देखो, मेनी लैंड ओनर्स प्लीडेड दैट दे कुड नॉट प्रोड्यूस द टाइटल डीड्स ऑन अकाउंट ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम. बहुत टाइम हो गया था तो वो टाइटल डीड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे. इसका फायदा गवर्नमेंट ने उठाया. द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द प्ली एंड कन्फिस्टिकेटेड सम 20,000 एस्टेट. मतलब छीन लिया उनसे, बोल सकते हो जबरदस्ती, अगर पेपर नहीं तो दे दो मुझे, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. मेंशन एनी 4 एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस मेड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रिवोल्ट. रिवोल्ट के बाद 4 ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुआ. पहला तो भैया कंपनी रूल खत्म, एंड ऑफ कंपनी रूल्स. दूसरा, इंडियाज एडमिनिस्ट्रेशन केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया. द गवर्नर जनरल रिसीव द एडिशनल टाइटल ऑफ वाइसरॉय. लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय, ठीक है. और चौथा क्या है? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज टू बी असिस्टेड बाय द इंडियन काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स. तो ये 4 बड़े ही महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज थे जो आए आफ्टर द रिवोल्ट, ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन 7 क्या है? विथ रेफरेंस टू फर्स्ट एंड सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, आंसर द फॉलोइंग. पहला है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट. मेंशन एंड 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक. तो असर्टिव नेशनलिस्ट जो थे उनको स्वराज चाहिए था, सेल्फ गवर्नमेंट पूरा का पूरा. सी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट वाज टू अटेनमेंट ऑफ स्वराज, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट. और बाल गंगाधर तिलक के कंट्रीब्यूशन के बारे में क्या करें, बहुत कंट्रीब्यूट किया उन्होंने. 2 तब भी यहां पे डिस्कस किया हम लोगों ने. उनकी वीकलीज आते थे, द मराठा एंड द केसरी. ये बिटर अटैक करते थे गवर्नमेंट पे, ठीक है. और दूसरा, ही सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट. स्वराज एंड स्वदेशी, वो स्वराज और स्वदेशी को सपोर्ट करते थे. हैड बिकेम द बैटल क्राई ऑफ रोबस्ट नेशनलिस्ट. ये 2 चीज पे वो बहुत बिलीव करते थे, एक था स्वराज और स्वदेशी, ठीक है. चलिए उसके बाद है, हु पार्टीशनड बंगाल. तो पता ही होगा, लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन किया था बंगाल को. स्टेट एनी 2 एक्चुअल रीजंस बिहाइंड द पार्टीशन. तो पहला तो था कि टू स्ट्राइक एट द रूट ऑफ बंगाली नेशनलिज्म. द रियल मोटिव वाज टू ब्रेक द ग्रोइंग सॉलिटरी ऑफ बंगाली नेशनलिज्म, ठीक है, ये काम था. दूसरा तो हमें पता है द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल.
कि टू डाइवर्ज अ वेज बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम। ठीक है, डिवाइड एंड रूल करो भैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंशन एनी 4 methods used by the early nationalists. So the early nationalists did not believe in agitation or unconstitutional means. ठीक है, they carried their agitation through, वो क्या करते थे, petition to high government official, ये करते थे, resolution करते थे, मीटिंग करते थे peacefully in towns, cities and country yards, distribution of leaflets and pamphlets criticizing government policies. तो इस तरह वो लोग काम करते थे अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मास, क्वेश्चन नंबर 8, द मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट लेड टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया। विथ रेफरेंस टू दिस फेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? नेम द मार्च विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ दिस मूवमेंट। सो सबसे पहले कॉज क्या था? तो सबसे पहले तो था कि फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन, ये पहला कॉज था। द फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन एंड एंगर बॉर्न आउट ऑफ द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। दूसरा, द फेलियर ऑफ द डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट कंट्री, इसका फेल होना। तीसरा, अरेस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बहुत सारे जो लोग काम कर रहे थे उनको अरेस्ट किया गया। न्यूमरस डिरोगेटरी लॉज, बहुत सारे लॉज थे जो इंडियन के अगेंस्ट थे। तो ये सब कारण बना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। और ये स्टार्ट कहां से हुआ था? द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टुक प्लेस विद द दांडी मार्च विच स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती ऑन March 12, 1930। वहां से दांडी मार्च से ये स्टार्ट हुआ। चलिए पार्ट 2 देख लेते हैं हम। मेंशन एनी 3 कॉजेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला तो था द राउलेट एक्ट 1919। ये क्या था? द राउलेट एक्ट गेव इनॉर्मस पावर्स टू द पुलिस टू सर्च अ प्लेस एंड अरेस्ट एनी पर्सन डिड डिसअप्रूव ऑफ विदाउट वारंट। ठीक है। दूसरा था द जलियनवाला बाग ट्रेजेडी। तो हुआ क्या कि कुछ लोग पीसफुली असेंबल हुए थे जलियनवाला बाग में, तो वहां पे जनरल एक मीटिंग करने के लिए, तो वहां पे जनरल डायर आ जाते हैं और बिना वार्निंग दिए ही ओपन्स फायर ऑन द पीसफुल क्राउड। और कोई स्केप नहीं था बिकॉज एंटायर बाग वाज सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज और एक ही एग्जिट, प्रॉपर एग्जिट था। तो बहुत लोग अपना जान गंवाए वहां पे और जनरल डायर ने तब तक फायर करवाया जब तक कि उनके एम्यूनेशंस खत्म नहीं हो गए थे। दूसरा है खिलाफत मूवमेंट। तो 2 भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, टुक द लीड सेटिंग ऑफ खिलाफत कमेटी। ठीक है, टू सपोर्ट द खलीफ को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाया। और गांधी जी सॉ इन द खिलाफत मूवमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम्स। he decided to work with the खिलाफत कमेटी, आप बोल सकते हो, and advised them to adopt the non cooperation movement। ठीक है, तो ये 3 आप बोल सकते हो कॉजेस था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। आप बोल सकते हो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज इनिशियली स्टार्टेड बाय द खिलाफत कमेटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंशन एनी 4 क्लॉजेस ऑफ द माउंटबैटन प्लान। तो पहला तो था पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। The partition of Bengal and Punjab was proposed provided that the legislative assembly of the 2 provinces decided in favor of partition. दूसरा था सिंध। The legislative assembly of Sindh was to take its own decision at a special meeting। उनको क्या करना है सिंध को। Third, the princely states would be free to associate themselves with either India or Pakistan or remain independent। जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास चॉइसेस था, आप इंडिया के साथ रहो, पाकिस्तान के साथ रहो या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। और एक बाउंड्री कमीशन बना। बाउंड्री कमीशन वुड बी सेटअप टू सेटल द बाउंड्री ऑफ द 2 डोमिनियंस इन केस पार्टीशन वाज डिसाइडेड अपॉन। अगर पार्टीशन होता है क्या बाउंड्री होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो डिसाइड करना था। ठीक है, चलो नंबर 9 देखते हैं। एक पिक्चर दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देख लो, असैसिनेशन का पिक्चर है। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द अबव इंसिडेंट। तो हुआ यह था कि द इंसिडेंट शोज द किलिंग ऑफ ऑस्ट्रियन आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड अलोंग विद हिज वाइफ।
द असैसिन गेवरिलो प्रिंसेप वॉज 19 years old, बॉस्नियन था वो. द assassination हैज been planned in Serbia by a secret society of patriotic terrorists called Black Hands. This event led to the beginning of the World War I. बोल सकते हो आप. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मेंशन एनी 4 कंडीशन इम्पोज्ड ऑन जर्मनी इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस. तो पहला था कि द विक्टोरियस पावर्स हैड डिप्राइव्ड जर्मनी ऑफ ह्यूज ट्रैक्ट of its territory and its colonies in the region of East Africa and Southwest Africa. वो ले लिया गया जर्मनी से. Germany army was restricted to a force of 1 lakh soldiers and the navy was limited to 15,000 men. बोला गया कि आप लिमिट करो. जहां पे सोल्जर्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी वहां पे बोला 1 लाख ही सोल्जर्स आप यूज कर सकते हो. नेवी 1500 रख सकते हो आप. द एयर फोर्स वॉज टोटली बैंड. तीसरा, जर्मनी हैड टू पे अ हेवी सम एस्टिमेटेड एट $33 billion टू द एलीज. बहुत होता है ये पैसा, ठीक है. मतलब ना कर्ज के बोझ तले आप दब जाओ फिर खड़े नहीं हो पाओ. वही चाहते थे ये लोग. जर्मनी हैड टू गिव अप टू द एलीज मर्चेंट शिप्स एज कंपनसेशन. उसके जितने मर्चेंट शिप्स थे वो भी चले गए एलीज को, ठीक है. चलो नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड टू मेंटेन पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये था लीग ऑफ नेशंस. मेंशन एनी 3 ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव. तो पहला तो था कि भैया टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड टू अचीव इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. दूसरा, द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज. तीसरा, डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ, द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंपोर्टेशन. तो ये सब रोल था, ऑब्जेक्टिव था नेशनल लीग का, लीग ऑफ नेशन का, सॉरी. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है. द यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड. विथ रेफरेंस टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. तो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, इज कंपोज्ड ऑफ 15 मेंबर्स. देख सकते हो 5 out of 15 members are permanent members of the Security Council and the rest 10 are non-permanent members elected by the General Assembly for 2 years on regional basis. The 5 permanent members कौन से है? USA, UK, France, Russia and China है. ठीक है. Next, mention any 3 function of the International Court of Justice. बहुत सारे functions है उसके, पहला तो है compulsory jurisdiction में क्या आता है? Regarding disputes under treaties को solve करते हैं. दूसरा, कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पर्टेनिंग टू ह्यूमन राइट्स एंड राइट ऑफ प्रिजन्स ऑफ वॉर. तीसरा, एडवाइजरी ओपिनियन. द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन में रिक्वेस्ट द कोर्ट टू गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी लीगल क्वेश्चन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन है ये. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को. तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब बहुत क्षेत्रों में काम करता है, एजुकेशन हो, साइंस हो, कल्चरल हो, सब में. मेंशन एनी 3 ऑफ इस फंक्शन. तो मैंने सबसे एक लिया है. एजुकेशनल एडवांसमेंट में क्या है? प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है? बेसिक रिसर्च इन फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स. और कल्चरल इंटरचेंज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज. ये काम है यूनेस्को का. ठीक है. तो चलिए, ये था सेक्शन बी ऑफ आईसीएसई हिस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर. चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.